दोस्तों, लापरवाही के अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या उसी लापरवाही की कीमत आपकी आने वाली कई जनरेशन को चुकानी पड़े तो? ऐसी ही दो लापरवाही की घटनाओं का कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर आए हैं, जिनको कि जाना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी और चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर्स के नाम से। नमस्कार, वेलकम टू द वायरल बीइंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत भोपाल से करते हैं। आपने सुना होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस डिजास्टर दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेजेडीज में से एक है। यूसीआईएल यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का भोपाल में पेस्टिसाइड बनाने का प्लांट था। 2 से 3 दिसंबर की रात थी और साल था 1984। अचानक से प्लांट के टैंक नंबर E610 से 42 टन से भी ज्यादा टॉक्सिक मेथिल आइसोसियानेट यानी कि एमआईसी गैस लीक होना शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले क्विकली ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मेथिल आइसोसियानेट और इसके केमिकल रिएक्शन के हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। मेथिल आइसोसिनेट एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि पेस्टिसाइड बनाने के काम आता है। ये केमिकल बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और अगर पानी में मिल जाए तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेथिल आइसोसिनेट केमिकल का अपनी हेल्थ पर इम्पैक्ट भी जान लेते हैं। इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट इंक्लूड अल्सर, फोटोफोबिया, रेस्पिरेटरी इश्यू, एनोरेक्सिया, persistent abdominal pain, genetic issue, impaired audio and visual memory, and lot more. Long-term health effects include decreased lung function, increased pregnancy loss, increased infant mortality, impaired associate learning, and more. हाँ, तो हम बात कर रहे थे 2 से 3 दिसंबर को हुए लीकेज के बारे में। अगली सुबह यूनियन कार्बाइड के प्लांट में बने गैस के बादलों को हवा अपने साथ उड़ाते हुए ले जा रही थी, और जहां जहां हवा उन बादलों को ले जा रही थी, लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। देखते ही देखते 15,000 के आसपास लोगों की दम घुटकर मौत हो गई, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 6 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। इनमें से जिंदा बचे लोग बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ते लड़ते मर गए। इस घटना को घटे 35 साल हो गए और कुछ लोग तो आज भी इसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गैस लीक कैसे हुई। तो ये जानने के लिए आपको कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले जब एमआईसी का प्रोडक्शन प्रोग्रेस में था और एमआईसी को प्लांट के टैंक नंबर E610, 611 एंड 619 में भरा जाना था। सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से हर टैंक को उसकी कैपेसिटी से 50% यानी कि 30-30 टन ही भरा जाना था, और बाकी के स्पेस को इनर्ट नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज किया जाना था, ताकि ये नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज होने के बाद जितना जरूरत हो उतनी एमआईसी लिक्विड उनको प्रोडक्शन में काम आ सके। बट अक्टूबर 1984 के एंड तक टैंक नंबर E610 ने अपनी नाइट्रोजन कंटेन करने की एबिलिटी को खो दिया, क्योंकि इस टैंक में 30 की जगह 42 टन लिक्विड एमआईसी भरी जा चुकी थी, और जिससे कि लिक्विड एमआईसी को प्रोडक्शन के लिए पंप आउट नहीं किया जा सका। इस फेलियर की वजह से यूसीआईएल ने अपने प्रोडक्शन को पार्टली बंद कर दिया और मेंटेनेंस के लिए शट डाउन कर दिया। मेंटेनेंस के लिए फ्लेयर टावर को भी शट डाउन करना पड़ा, और फ्लेयर टावर के शट डाउन होने के बावजूद भी नवंबर के एंड तक बाकी के 2 टैंक्स का यूज करते हुए प्रोडक्शन को दोबारा से शुरू किया गया, और 1 दिसंबर को टैंक नंबर E610 को रीएस्टेब्लिश करने का अटेम्प्ट किया गया, जो कि पूरी तरह से फेल हुआ, और इस वजह से प्लांट के बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स भी पुअर कंडीशन में होने की वजह से माल फंक्शनिंग करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिसंबर की शाम को टैंक E610 में पानी भर जाने से रनवे केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। रात होते होते टैंक में प्रेशर 5 गुना बढ़ गया, और आधी रात तक एमआईसी एरिया के वर्कर्स ने गैस के इम्पैक्ट को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। लीक के कुछ मिनट बाद ही टैंक को रिपेयर करने का फैसला लिया गया, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो गई थी और केमिकल रिएक्शन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका था, और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर 42 टन्स ऑफ एमआईसी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, और बहुत ही जल्दी आधे भोपाल को गैस के लीक होने का पता चल चुका था। डॉक्टर्स भी इसके ट्रीटमेंट से प्रॉपर अवेयर नहीं थे। मेथिल आइसोसिनेट गैस लीकेज से 15,000 लोग मारे गए और 6 लाख से ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हुए। स्टिल बर्थ रेट 300% एंड न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट 200% से इंक्रीज हुई। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ट्रीज एंड एनिमल्स भी इसकी चपेट में आए।
और 2 दिन में ही प्लांट के आसपास के एरिया के ट्रीज बैरन होते चले गए। हजारों डेड एनिमल्स की बॉडी ब्लोटेड कंडीशन में मिली। लोग सड़कों पर भाग रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, मर रहे थे, जिसके कारण भोपाल में क्रीमेशन ग्राउंड भी कम पड़ चुके थे। यूनियन कार्बाइड के कारखाने का मालिकाना अधिकार अमेरिकन कंपनी के पास होने की वजह से हर साल ये मांग तो उठती है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए, और वो मुआवजे की बात वहीं अटक कर रह जाती है, क्योंकि हर साल ये डिसाइड होता है कि मुआवजा जो मिलेगा वो डॉलर के करंट रेट के हिसाब से मिलेगा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी। उस पिटीशन के अकॉर्डिंग 7,728 करोड़ रुपए टोटल मिलने थे इस कंपनी से मुआवजे के। लेकिन 1989 में जो एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट का और अमेरिकन कंपनी का हुआ था, उसके हिसाब से सिर्फ 705 करोड़ रुपए ही मुआवजा मिला है, जो कि बहुत कम है। और सरकार बार बार यह तर्क देती है कि गैस कांड से प्रभावित और मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मुआवजे की राशि और ज्यादा होनी चाहिए। जून 2010 में यूसीआईएल के 7 फॉर्मर एम्प्लॉयज जो कि इंडियन नेशनल्स थे, कोर्ट ने इन 7 को कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के तहत दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन ये कुछ ही महीनों बाद बेल पर बाहर आ गए। कितना अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। इस घटना को घटे 35-36 साल हो गए हैं। हर साल इसकी वर्षी पर इस घटना को याद कर लिया जाता है, थोड़े से आंसू बहा दिए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ना प्रॉपर मुआवजा मिला है जो लोग सफ़र हुए हैं, ना उनकी फैमिलीज जो लोग मर चुके हैं उनकी फैमिलीज को प्रॉपर कोई मुआवजा मिला है इससे। भोपाल डिजास्टर के 1.5 साल के अंदर ही एक और डिजास्टर दुनिया ने देखा, जो कि यूक्रेन के एक शहर चेर्नोबिल में हुआ था। ये बात है 26 अप्रैल 1986 की, जिसने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया था। चेर्नोबिल पावर प्लांट नॉर्थ यूक्रेन में प्रिपेत सिटी के पास था, जो कि उस टाइम रशिया का हिस्सा हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होने के बाद सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों ही देशों में जीडीपी बढ़ाने की और न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ लग गई। उसी दौरान रशिया ने एक नया शहर प्रिपेत बसाया और उसकी इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति के लिए चेर्नोबिल पावर प्लांट की स्थापना की। उस टाइम इस पावर प्लांट में 4 रिएक्टर तैयार थे, तो एक दिन वहां के इंजीनियर ने सोचा कि इसमें कुछ टेस्ट किए जाएं। सो रिएक्टर 4 वाज अंडरगोइंग ए टेस्ट टू टेस्ट द बैकअप पावर सप्लाई इन केस ऑफ पावर लॉस। यह परीक्षण 700 से 1000 मेगावाट पावर लिमिट में किया जाना था, लेकिन वहां मौजूद चीफ इंजीनियर ने एक तरफा फैसला लिया और टेस्ट 200 मेगावाट पर करने को कहा, जिससे वहां के जूनियर इंजीनियर्स ने ऑब्जेक्शन किया, बट चीफ इंजीनियर ने उनकी अनसुनी की और टेस्ट को स्टार्ट कर दिया। अभी आइए हम जानते हैं कि पावर प्लांट का नॉर्मल वर्किंग सिस्टम क्या होता है। सिंपल शब्दों में, जब न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूजन स्टार्ट होता है, तब यूरेनियम फ्यूल की वजह से बहुत हीट जनरेट होती है और पानी को इस हीट से गुजारा जाता है, जिससे कि उसकी भाप बनती है और यही भाप ऊपर जाकर टरबाइन को चलाती है। बट उस दिन रिएक्टर 4 की कोर में पानी कम था। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो जो पानी था वो भाप बन गया। बिना पानी रिएक्टर असेंबली में मौजूद 50 मीटर लंबी यूरेनियम की रॉडें धधकने लगीं एंड ग्रेफाइट से बनी कंट्रोल रॉड्स, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हो रहे फ्यूजन के दौरान न्यूट्रॉन्स को सोख के हाई एनर्जी चेंज को कंट्रोल करती हैं, उस समय लो इलेक्ट्रिसिटी के कारण असंतुलित हो गईं। तब इंजीनियर्स ने उसमें ठंडा पानी डाला, बट बहुत ज़्यादा यूरेनियम हीट के कारण वहाँ उससे और भाप बना और फिर वहाँ स्टीम का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ एंड हाई हीट एंड ग्रेफाइट की वजह से वहाँ आग लग गई। इस धमाके का एक कारण रिएक्टर की गलत डिजाइन भी था। धमाका इतना तेज हुआ कि 1200 टन की सेफ्टी कैप भी उछल के दूर जा गिरी, जिससे घातक मॉलिक्यूल्स 1000 से 1200 मीटर ऊपर पहुंचे और बादलों को भी रेडिएशन से भर दिया और हर जगह रेडिएशन फैल गया। इस धमाके में वहां के 31 लोग मारे गए, जिसमें वहां के एम्प्लॉयज एंड फायर फाइटर्स शामिल थे। बट असली परेशानी तो अभी आना बाकी था। जो धमाका हुआ उससे 190 टन रेडियो एक्टिव गैस रिलीज हुई थी एटमॉस्फेयर में, और जो फायर स्टार्ट हुआ था वो 10 दिन तक चला। ये हानिकारक रेडिएशन हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से भी 100 गुना ज्यादा था, जिससे वहां का 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दूषित हुआ। इस रेडियो एक्टिव गैस में ग्राफाइट, आयोडीन 131, सीजियम 137 एंड स्ट्रोंटियम 90 जैसे मॉलिक्यूल्स थे, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों में कई तरह का कैंसर और
ल्यूकेमिया जैसी बहुत सी बीमारियां हुई और जिसकी वजह से काफी सारी डेथ्स हुई वहां पर। इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ने वहां पर मौजूद लोगों के डीएनए पर भी बहुत प्रभाव डाला है, जिससे उनके आने वाली जनरेशन्स को भी सफर करना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है। उस वक्त वहां पे 3500 का स्टाफ था, जिसमें से टोटल 56 लोग मारे गए थे। कुछ समय बाद वहां की लोकल गवर्नमेंट एक्शन में आई और तब जाके राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किया गया और पूरे चर्नोबिल एंड प्रिपेयर्ड शहर को एवैक्यूएट किया गया, जिसमें टोटल 50,000 लोग रहते थे उस टाइम। उन सबको उस शहर से बाहर ले जाया गया। रेडिएशन को कम करने के लिए रिएक्टर 4 पर हेलीकॉप्टर से फ्यूरिक एसिड मिली हुई रेत उसके ऊपर गिराई गई। इस धमाके से 60% रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पड़ोसी देश बेलारूस में जाकर गिरे। रशिया ने जानबूझकर दुनिया को इस खबर के बारे में उस वक्त नहीं बताया, क्योंकि रशिया में उस वक्त बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स रनिंग में थे, उनके बंद होने के चांसेस बढ़ जाते। स्वीडन, जो कि यूक्रेन से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके एक पावर प्लांट पर लगे हुए सेंसर से यह पता लगा कि यूक्रेन में ऐसा कुछ हुआ है। तब जाके वेस्टर्न वर्ल्ड को ये सब पता चला और उन्होंने इसके बारे में आर्टिकल्स निकाले। तब जाके पूरी दुनिया के सामने ये खबरें आई। इस एक्सीडेंट ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से को, यानी कि 40% यूरोप को प्रभावित किया। ये हानिकारक रेडिएशन हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज हिरोशिमा पर वन टाइम एक्सप्लोजन हुआ, बट इन केस ऑफ चेरनोबिल यहाँ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल मिट्टी में मिल गए हैं, जो कि साल दर साल वहाँ की वायुमंडल को दूषित करेंगे। इसी वजह से वहाँ लोग नहीं रह सकते, एंड दिस रेडिएशन में एग्जिस्ट टिल कमिंग 20,000 ईयर्स। अभी धमाके वाली साइड पर भारी भरकम स्टील की सेफ कन्फाइनमेंट शेल्टर को लगाया गया है, जो कि नेक्स्ट 100 ईयर्स तक रेडिएशन लीकेज को स्टॉप करेगा। तो देखा आपने कि लापरवाही का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इन दोनों ही डिजास्टर्स में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई और हजारों जिंदगियां खा गई, लाखों को अपाहिज कर गई, और इन दोनों ही केसेस में मुख्य आरोपियों को सजा नहीं हुई। आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।